गुवाहाटी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पर मुगल बादशाह आने से कांपते थे, जहां से गुजरने से ब्रिटिश डरते थे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के लोग इंसानों को जानवर बना देते थे। पूरी की पूरी आर्मी एक झटके में गायब हो जाती थी और गोलियों को तो वो पानी में बदल देते थे। आज हम चलेंगे मायोंग, जिसे कहते हैं इंडिया की ब्लैक मैजिक कैपिटल, यानी कि काला जादू का गांव। मायोंग एक ऐसी जगह है जहां पर असलियत और माया के बीच का फर्क शायद सिर्फ एक मंत्र का है। अगर आप पहली बार मायोंग जाएं, तो आपको वहां पर ऐसा कुछ अलग नहीं दिखेगा। ब्रह्मपुत्र के किनारे एक छोटा सा गांव है, सीधे साधे लोग हैं, हरे भरे जंगल हैं, नॉर्मल सी जिंदगी है। पर अगर आपने रुककर किसी बुजुर्ग से बात की, तब आपको पता चलेगा कि मायोंग भारत के बाकी गांव से कैसे अलग है। हो सकता है कि वो बुजुर्ग आपको पहले ऊपर से नीचे देखे और फिर कहे कि हाँ, पहले यहाँ कुछ होता था लेकिन अब नहीं होता। यही है मायोंग, ऊपर से नॉर्मल लेकिन अंदर से कुछ और इस कुछ और यानी कि काले जादू या ब्लैक मैजिक का सबसे पहला सबूत है यहाँ का म्यूजियम। मायोंग सेंट्रल म्यूजियम ऑफ ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट, नाम ही काफी है। अंदर जाते ही पहली चीज दिखती है पाम लीव्स और अगरवुड बार्क पर हाथ से लिखे हुए पूथी मैन्युस्क्रिप्ट्स, मंत्र, तांत्रिक डायग्राम्स, मेडिसिनल प्लांट ड्राइंग्स, एक पूरी छिपाई हुई नॉलेज सिस्टम जो आज भी पढ़ी जा सकती है। फिर एक पूरा सेक्शन है रैटल स्नेक का सर, बाघिन के ऑर्गन्स, उल्लू का दिल और कछुए का सिर। ये सब एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स थे उस सिस्टम के जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, लेकिन शायद एक्चुअली ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हीलिंग ट्रेडिशन का पार्ट थे। इन्हीं के साथ में आपको दिखेंगी हड्डियों और सीपियों से बनी नेकलेसेस, असली खोपड़ियाँ और कॉपर प्लेट्स। इन कॉपर प्लेट्स को बॉडी पर रखकर बीमारियां और पेन पॉइंट्स ढूंढे जाते थे। ये आज भी यहाँ के तांत्रिकों के द्वारा हीलिंग में यूज की जाती हैं। और फिर आपको दिखेंगी वो दो चीजें जो आपको चौंका देंगी, शायद आपको हल्का सा शॉक भी लग जाए। वहां पर हैं दो बड़ी बड़ी दाखौर, कुछ तलवार के जैसी चीज। इन दाखौरों का यूज भगवान इंद्र की पूजा में और नरबली देने में होता था। नरबली यानी कि इंसानों की बलि। माना जाता है कि जो खून दाखौर पे गिरता था, जो उस पर लगता था, अगर उसको कोई पी लेता था तो उसकी जादुई ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। इन्हें देखकर बस एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या ये लोग सच में ऐसा कुछ जानते थे जो हम लोग समझ नहीं पाए, जो साइंस डिकोड नहीं कर पाए, या फिर ये सिर्फ इनका विश्वास था या फिर अंधविश्वास? क्या सच में नरबली या तांत्रिक मेथड्स इफेक्टिव होते थे? तो मायोंग नाम की जगह असल में है क्या? तो शुरू करते हैं इसके नाम से, जो खुद एक राज है। कोई कहता है ये संस्कृत शब्द माया से आया, जिसका मतलब है भ्रम। तो कोई कहता है ये दिमासा बोली के मायोंग से आया, जिसका मतलब है हाथी। कोई कहता है ये मणिपुरी क्लैंग मोइरांग है। तो कोई कहता है ये है मार ओंगो, यानी कि देवी शक्ति के शरीर का अंग। मतलब मायोंग की ये जमीन देवी के शरीर का हिस्सा है। अगर मायोंग देवी के शरीर का हिस्सा है, तो अगर हम इसका कनेक्शन कामाख्या मंदिर से मिलाएं, उसके लेजेंड से मिलाएं, तो शायद सच लगेगा। कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में और ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये इंडिया की तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र है और मायोंग यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि नरकासुर एक बहुत ही पावरफुल डीमन किंग देवी कामाख्या का बहुत बड़ा डिवोटी था, इतना बड़ा कि वो प्रैक्टिकली अजेय हो गया और इस पावर ने उसमें भर दिया अहंकार। एक दिन उसने देवी कामाख्या से ही शादी करने की कोशिश की, तो तब देवी ने शर्त रखी कि अगर आप एक रात भर में नीलाचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर तक रास्ता बना दोगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। अब ये काम पूरा होने ही वाला था कि देवी ने चाल चली। उन्होंने एक नकली मुर्गा बनाया
और उससे समय से पहले ही बांग दिला दी। नरकासुर ने सोचा सुबह हो गई और उसने काम रोक दिया। अब ये बात तो पक्की तरह नहीं पता कि नरकासुर को बाद में पता चला कि नहीं कि ये देवी ने चाल चली थी, पर उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कामाख्या मंदिर में होने वाली तमाम तांत्रिक प्रैक्टिसेस पर रोक लगा दी। जब नरकासुर ने रोक लगाई तो वहाँ के तांत्रिक डर गए। अब वो खुले में अपनी तांत्रिक विद्या तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते थे, तो वो कामाख्या देवी के मंदिर से निकले और वहाँ पास के जंगल में घुस गए और चलते चलते पहुँचे मेओंग। तो मेओंग वो अंडरग्राउंड स्कूल बना जहाँ पर ये तमाम बैंड तांत्रिक विद्याएं सरवाइव करती रही। और इसी मेओंग का काले जादू के गांव का जिक्र आता है महाभारत में भी। कहा जाता है कि भीम के पुत्र घटोत्कच ने मेओंग में आकर ही अपनी जादुई शक्तियां हासिल की थी और इन्हीं शक्तियों के बाद वो कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे थे। और हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट बोंगसावाली गोइट कहता है कि 1624 सीई में सुन्नत सिंघा ने मेओंग का राज्य स्थापित किया और वो खुद को घटोत्कच का वंशज मानते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी मेओंग में घटोत्कच के वंशज रहते हैं। श्री तरनी कांता सिंघा वहाँ के 40वें परंपरागत राजा। दिन में तो वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं और शाम को 400 साल पुरानी परंपरा के वारिस बन जाते हैं। एक और बात यह है कि मेओंग का जिक्र ब्रिटिश एरा रिकॉर्ड्स में भी मिलता है और असमीज फोकलोर ट्रेडिशंस में भी। इसका मतलब ये है कि मेओंग एक इंटरनेट मिस्ट्री स्टोरी ही नहीं है, इसका फैसिनेशन सदियों पुराना है। मेओंग में जादू टोना होता था, ये बात वेल एस्टैब्लिश्ड है। कभी अच्छे कामों के लिए, हीलिंग के लिए, तो कभी गलत पर्पसेस के लिए। पर एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में लोग खुले में बात अब भी नहीं करते, नरबलि यानी कि इंसानी बलिदान। मेओंग में हुई एक्सकवेशंस में ऐसी तलवारें और हथियार मिले हैं जो इंसानी बलिदान के टूल्स से मिलते जुलते हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि अहोम राजाओं के समय में यहाँ नरबलि होती थी। म्यूजियम में वो जो 2 दाखौर रखे हैं, हिस्टोरियंस लोकल अकाउंट में इसको नरबलि से जोड़ते हैं। पर नरबलि आखिर होती क्यों थी? नरबलि यहाँ के तांत्रिकों के लिए एक ट्रांजैक्शन की तरह था। देवी शक्ति को प्रसन्न करके वो उनसे बदले में सुपर नेचुरल पावर्स लेना चाहते थे और नरबलि यानी कि इंसानी खून देवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी ऑफरिंग मानी गई है। आज ये प्रैक्टिस यहाँ पर खत्म हो चुकी है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 15वीं शताब्दी में ही बंद हो गई थी, पर कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ये 1832 में बंद हुई जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इसको फॉर्मली रोकने की कोशिश की। पर एक बात तो डेफिनेट है कि यहाँ पर नरबलि होती थी, क्योंकि यहाँ पर टूल्स मिले हैं, यहाँ पर वो श्राइन्स मिली हैं जहाँ पर नरबलि दी जाती थी और इसके अराउंड यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। लेकिन मेओंग सिर्फ डार्क रिचुअल्स का गांव ही नहीं था, यहाँ पर एक और दुनिया भी थी, हीलिंग ट्रेडिशंस की। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मेओंग की असली पहचान थे। मेओंग के जादूगर जिन्हें बेज या ओझा कहते थे। इनके पास 2 तरह के तंत्र होते थे, सुमंत्र यानी कि अच्छा तंत्र जिससे ये लोगों को फायदा पहुंचाते थे, उनको ठीक करते थे, और कुमंत्र यानी कि बुरा तंत्र जिससे ये दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। कुछ लोकल कहानियों में ये भी क्लेम किया जाता है कि यहाँ के कुछ बेज सिर्फ मंत्र पढ़कर सामने खड़े व्यक्ति को स्तंभित कर देते थे, यानी कि फ्रीज कर देते थे और उसके बॉडी पार्ट्स हिलना बंद कर देते थे। अब ये हिप्नोसिस था, डर था या कुछ और, ये तो हम नहीं जानते। पर अगर इन मंत्रों की बात करें तो यहाँ के बुजुर्ग ये कहते हैं कि ये मंत्र अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ये विद्या गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत दी जाती थी, कान में बोलकर ना कि लिखकर। और जब किसी गुरु को कोई अच्छा शिष्य नहीं मिला या शिष्य ने ये सीखने से मना ही कर दिया तो ये मंत्र गुरु के साथ ही खत्म होते चले गए। वैसे आज भी लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, माइनर एलिमेंट से लेकर क्रोनिक डिजीजेस तक को लेकर, और यहाँ के ओझा क्लेम करते हैं कि उनके पास इन सब चीजों का इलाज है। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर ये सब सिर्फ एक सुपरस्टिशन होता
एक अंधविश्वास होता तो क्या ये हमारी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खत्म नहीं हो गया होता? यहाँ के लोग आज भी इसे मानते हैं और आज भी दूर दूर से आते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या इस पूरे सिस्टम के पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? आइए अगले सेक्शन में एक्सप्लोर करते हैं। दुनिया भर के पुराने हीलिंग सिस्टम्स को अगर हम देखें तो वहां पर एक पैटर्न कॉमन है, मंत्र, रिदम एंड रिचुअल। आज के वैज्ञानिक न्यूरो साइंटिस्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि बार बार मंत्र का जाप करने से हमारे दिमाग पर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है और शरीर नेचुरली हीलिंग की तरफ जाता है। तो क्या जब हमारे ओझा बार बार मंत्र का जाप करते थे तो वो साउंड थेरेपी सिस्टम था? और बात करें हर्बल नॉलेज की, रैटल स्नेक, उल्लू का दिल, कछुए का सिर, ये सब उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन के कंपाउंड्स थे। हमारे ओझाओं को जो मेयोंग के बेस थे, उनको जंगल की जड़ी बूटियों का भी भरपूर ज्ञान था और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये नॉलेज आगे बढ़ती रही। अब अगर आप सोचें तो आज की हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी तो इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करती है। 2025 में एक रिसर्च पेपर रश्मि रेखा और सुष्मिता हजारिका का, इन्होंने पाया कि बेस का इलाज सिर्फ अंधविश्वास नहीं, एक पूरा कल्चरल सिस्टम है जो सदियों से चला आ रहा है। तो सवाल ये है कि जिसे हम ब्लैक मैजिक समझ रहे हैं, क्या वो एक फॉरगॉटन साइंस थी जिसे हम समझ नहीं पाए और इसलिए हम डर गए? मेयोंग का जो खौफ था अब वो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदल गया है। वो गांव जिसे लोग पहले अवॉइड करते थे, अब वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, कोई हीलिंग के लिए, कोई सिर्फ देखने के लिए और कोई सिर्फ जिज्ञासु होकर ये जानने के लिए कि यहाँ क्या सच में कुछ होता था। असम गवर्नमेंट ने खुद मेयोंग इंद्रजाल मैजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, जहाँ लोकल जादूगरों ने अपनी कला दिखाई। सोचो, जिस चीज से लोग डरते हों, गवर्नमेंट अब उसी को सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन साथ में ही असम गवर्नमेंट ने एक और काम किया। 2024 में एक बिल पास किया जिसके अंतर्गत अब हार्मफुल प्रैक्टिसेस करना बैंड है और अगर कोई भी इन्हें करता हुआ पाया गया तो उसे 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। ये बिल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि आओ देखो, सेलिब्रेट करो, और दूसरी तरफ एक वार्निंग भी दे रही है कि देखो अपनी हदें लांघना मत। तो मेयोंग का सबसे सही रिफ्लेक्शन या डेफिनेशन यही है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वंडर और वार्निंग साथ साथ चलते हैं। मेयोंग एक गांव नहीं बल्कि एक सवाल है, सवाल जो पूछता है कि जो कुछ भी हम समझ नहीं सकते, जो कुछ भी हमारी समझ के परे है, क्या वो सब झूठ है या हमारी समझ अभी इतनी विकसित ही नहीं हुई है? क्योंकि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो किताबों में नहीं लिखा गया है, जिसे साइंस नहीं पकड़ पाई है, और मेयोंग ऐसी ही जगहों में से एक है। अब आपकी बारी। क्या आप मानते हैं कि मेयोंग में सच में कोई सुपरनैचुरल था, या फिर ये सिर्फ एक एडवांस्ड फोक नॉलेज थी जिसे हम समझ ही नहीं पाए? अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि इंडिया में कुछ मिस्टीरियस ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं हमारी वेबसाइट theUnknownIndia.com पर, उसे भी आप ज़रूर विजिट कीजिएगा।